कॉपी राइटिंग एक जरूरी हिस्सा है हर बिजनेस के ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्ग करने का, लेकिन आज ये स्किल खतरे में है। इसकी रियलिटी को अच्छे से समझने के लिए मुझे इसे शुरू से सीखना होगा और कम्पीट करना होगा डायरेक्ट एआई से, जिसके लिए मेरे पास सिर्फ 20 घंटे हैं। इस फाइल में मौजूद है हर वो टेक्निक और लिखने का तरीका जो मुझे अलाउ करे कॉपी राइटिंग को स्क्रैच से सीखने में। ये फाइल बनी कैसे जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया टू से वी रियली डोंट नीड एनी स्कैमी कोर्सेज टू लर्न कॉपी राइटिंग एनीमोर। और इस पूरी फाइल को लाइफ टाइम के लिए एक्सेस करने का तरीका मैं रिवील करूंगा वीडियो के सेकंड सेक्शन में। बट फर्स्ट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना एक सही शुरुआत होगी फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स। तो मैंने बेसिक्स को समझने के लिए इसको 4 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है। कॉपी राइटिंग होती क्या है, इसका गोल क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। जब मैं कॉपी राइटिंग के कोर को इजी शब्दों में समझने की कोशिश कर रहा था तो मेरे को पता लगा कि इसको बस यूं समझ सकते हैं कि शब्दों को इस तरह से रीअरेंज करना ताकि वो इंटरेस्टिंग भी रहे, परसुएसिव भी रहे, ताकि जो पढ़ रहा है वो एक्शन ले ले। लेकिन ये चीज मेरे को तब और अच्छे से समझ आई जब मेरे को इसका गोल क्लियर हुआ। सिंप्लीफाई करना है डिसीजन मेकिंग को और एलिमिनेट करना है कंफ्यूजन को विद सिंगल सीटीए। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, पर मुझे इसकी एक्चुअल पावर तब समझ आई जब मुझे इसके पोटेंशियल के बारे में पता लगा। फॉर एग्जांपल अगर 1-to-1 सेल की बात करोगे तो वहां पे सिर्फ एक लिमिट होती है कि एक टाइम पे एक ही बंदे को प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एक ढंग से कॉपी क्राफ्ट कर दी जाए तो वो एक सिंगल कॉपी 100, 1000 इवन लाख लोगों तक एट द सेम टाइम में पहुंच सकती है। और इस पूरे पोटेंशियल को बहुत ही इजीली जीरो करा जा सकता है अगर बस इसके फीचर्स पे फोकस किया जाए, ना कि इसके बेनिफिट्स पे। और इट ब्लू माय माइंड जब मेरे को ये पता लगा कि एक्चुअल जो बेस्ट कॉपीराइटर्स होते हैं वो कभी राइटर्स होते ही नहीं, वो होते हैं मार्केटर्स। बेसिक तक तो ठीक है, लेकिन इसे एक स्टेप और ऊपर उठा दिया जाता है बाय टारगेटिंग द ऑडियंस। ये सारा सेक्शन है ऑडियंस टारगेटिंग का। इसमें से ऑलमोस्ट 5 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है, पर इसमें से जब देखोगे ना जो कोर वैल्यू है ये यहाँ पे डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, बिहेवियर, पेन पॉइंट्स, गोल एंड डिजायर और प्रेफर्ड लैंग्वेज, और तीसरा ये वाला नीड एंड मोटिवेशन, कंटेंट प्रेफरेंसेस। ये 3 पार्ट्स इंडिविजुअली ही इतनी वैल्यू होल्ड करते हैं कि पूरी की पूरी अपनी जो कॉपी है उसको एक अलग डायरेक्शन दे सकते हैं। है तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही, पर इसमें जो कोर है यही 3 है। इन सारे सेक्शन का मैंने यूज करते हुए एक ऑडियंस टारगेट भी की थी। तो कोपायलट से मैंने इससे रेटिंग ली थी तो इट गेव मी अराउंड 8.5 आउट ऑफ 10। हर बार जब भी मैं इस पार्ट को दोबारा समझने की कोशिश करता हूं तो मैंने एक चीज बड़ी बार नोटिस करी है, दैट सेज हमारी कॉपी इज अ सेल्स पर्सन विदाउट मेंटेनेंस। एंड जस्ट इमेजिन हमारी कॉपी कहां तक जा सकती है अगर हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो हमें बिल्कुल ऑडियंस के क्लोजेस्ट जोन में ला सके। द बेस्ट पार्ट इज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स डज द एग्जैक्ट सेम थिंग। अब ये चीज तो क्लियर है कि जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उसके हम जितना ज्यादा नजदीक जाएंगे उतना ज्यादा हम उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए यूज किया जाता है ह्यूमन बायसेस को। बायस्ड होने का मतलब है कि हम किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमारा एक झुकाव होता है। वो कोई भी हो सकता है, हमारा बिहेवियर हो सकता है, हमारी कोई पर्सनल बिलीफ सिस्टम हो सकता है, हमारा कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है। ये सारी चीजें आते हैं ह्यूमन बायस में। लेकिन इन्हीं बायसेस को और ज्यादा एनहेंस करा जा सकता है विद साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। वैसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, पर मेरे को अभी 15 प्रिंसिपल्स मिले हैं। इस तरह से ये 15 बायसेस हैं और ये सारे इन्फ्लुएंशियल है, विच मींस ये हमारी कॉपी को एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी डायरेक्शन देने में। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल सिर्फ एक तरह से यूज नहीं की जाती, ये एक 3 पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करे जाते हैं। ऑडियंस को भी ध्यान में रखना होता है, ब्रांड को भी ध्यान में रखना होता है, और साथ में कॉपी में ऐसी सॉलिड रीजन देनी होती है साइकोलॉजिकल, जिससे जो रीड कर रहा है वो साइकोलॉजिकली एक्ट कर सके। एंड द बेस्ट पार्ट, टेक्निक्स, एडा, पास, बहुत सारे और टेक्निक्स है जिसको अच्छे से यूज किया जाता है और बहुत ही पावरफुल है। इसके लिए एक प्रॉपर सेक्शन है, उसको उस टाइम पे सीखेंगे बहुत तगड़े तरीके से। लेकिन जो इस सेक्शन का एंड गोल है वो ये कहता है कि हमको साइकोलॉजिकली रीडर के दिमाग में इतने रीजंस दे देने हैं ताकि वो हम जो एक्शन लेना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं, वो ले। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें इसे प्रैक्टिकली लिखना कैसे है? अकॉर्डिंग टू दिस फाइल मुझे एक फ्रेमवर्क की जरूरत है और आई फाउंड वन। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, इसमें है एक्चुअली 3 ही चीजें। एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है जो ये रहा, दूसरा अपने इसके ऊपर एक टेक्निक लगती है जो आगे बताऊंगा, तीसरा है कैसे लिखा जाता है, एक डायरेक्शन कैसे बनाई जाती है। इसमें एक्चुअली अगर देखोगे पहला आता है हेडलाइन, देन अपना आता है इंट्रोडक्शन, देन आती है अपनी बॉडी, फिर कंक्लूजन किया जाता है और देन अपना आता है सीटीए, कॉल टू एक्शन। ये वो टेक्निक्स है जो फ्रीक्वेंटली यूज भी की जाती है और अपने जो बेस फ्रेमवर्क है ना उसको ज्यादा और एडवांस कर दी जाएगी। टेक्निक्स लाइक पास, एडा, 4Ps, स्टोरी टेलिंग, एंड ये सारी चीजें कंबाइन करते हुए भी इसका गोल यही रहता है कि एक डायरेक्शन क्रिएट करना रीडर के लिए, कहां से शुरू करेंगे और कहां से एंड होगा उसके बीच में ही सारी वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाती है विद अ सीटीए एट द एंड। एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट है फॉर्मेट्स एंड मीडियम्स, और इसमें मैंने एक चीज नोटिस की है जो बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड क्रिएटर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मेट्स एंड मीडियम बहुत तरीके के होते हैं, पर मेरे को अभी 10 ही मिले हैं, लेकिन इनमें से भी मैंने सिर्फ 3 ही लर्न करने का डिसाइड किया है। उसका भी एक सॉलिड पोटेंशियल रीजन है। मैंने जो चूज किया है वो है सोशल मीडिया कॉपी, एड कॉपी और सेल्स कॉपी। क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस की है बहुत टाइम से, सोशल मीडिया पे क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं कि वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट डालते हैं ताकि उनकी जो एक ऑडियंस है वो वार्म अप हो सके उस प्रोडक्ट के लेके कि भाई कुछ चीज आ रही है। उसके बाद उस पर्टिकुलर ऑडियंस पे ही एड रन की जाती है ताकि वो ऑडियंस रीडायरेक्ट कराई जा सके एक सेल्स पेज पे। एक पैटर्न नोटिस हुआ है, ये एक्चुअली एक फनल में आता है जहाँ पे सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग, एड कॉपीराइटिंग और सेल्स कॉपीराइटिंग तीनों का प्रेजेंटली एक ही बार में एक ही फ्लो में यूज किया जा रहा है। और पोटेंशियली मेरे को ये लगता है कि अगर मैंने इन तीनों पे अपना हाथ जमा लिया तो लॉन्ग रन में मेरे को ये काफी बेनिफिशियल रह सकता है। इमेजिन सारी चीजें ध्यान से करने के बाद भी एक बेसिक सी मिस्टेक की वजह से सारी प्रोजेक्ट ही रद्द कर दिया जाए। दैट्स व्हाई कॉपी को एडिट करना और एरर फ्री करना हमारी तरफ से वही बेसिक इंपॉर्टेंट रोल है। ये मेरी फर्स्ट एवर रिटन कॉपी, इसमें ग्रामर मिस्टेक भी है, क्लैरिटी भी नहीं है, फ्लो, रीडेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, इंपैक्ट, ह्यूमन कनेक्टिविटी नाम की कोई चीज नहीं है। अब इसी चीज को इंश्योर करने के लिए हम इस चीज को चेकलिस्ट के थ्रू निकालते हैं सो दैट हमारी कॉपी
एरर फ्री हो सके। सिंपल शब्दों में अगर इसको कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे तरफ का काम है उसको मैं परफेक्ट कर दूं, वो एरर फ्री कर दूं। लेकिन अगर मैं एक एरर वाली कॉपी डाल दूं तो वो चीज 100% गारंटीड है कि वो फ्लॉप होनी ही होनी है। चीज से बचने के लिए, उस चीज को इंश्योर करने के लिए हम इस चेकलिस्ट के थ्रू गुजरते हैं ताकि हमारी कॉपी हमारे तरफ से एरर फ्री रह सके। ऐसी तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, तो हम इसको एक्चुअली इंश्योर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे टूल्स और रिसोर्सेज पड़े हैं फ्री में। हमारे पास दो तरह के टूल्स और रिसोर्सेज है। पहला है कन्वेंशनल टूल्स लाइक राइटिंग के लिए टूल्स, एसईओ के लिए टूल्स, ग्रामर चेक के लिए भी टूल्स है। हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल टूल्स पड़े हैं अपने पास। पर हमारे पास एक अनकन्वेंशनल रिसोर्स भी पड़ा है जिसको हम रोज तो यूज कर रहे हैं, हम उसको रोज तो देख रहे हैं, बट उसके बारे में अवेयर नहीं है। यूट्यूब टाइटल्स, ब्लॉग पोस्ट, चल रही हुई एड, सेल्स पेजेस, जो ये बड़ी कंपनियां गूगल, IBM, एप्पल ये सब रिलीज कर रही हैं, ये एक्चुअली क्राफ्ट की जाती है प्रोफेशनल टीम्स के थ्रू। हमें बस ये करना है, जो ब्रांड रिलीज कर रहा है जो भी चीजें, एड, सोशल मीडिया के लिए अपनी पोस्ट, कोई भी सेल पेज, उसको बस एनालाइज करना है खुद की तरफ से। तो बस इनको एनालाइज करके हम पहले ही इन चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो बड़े ब्रांड उस लेवल पे ये लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एक्ट 2 के प्रिंसिपल्स में मिस या अवॉइड कर दो तो मेरी कॉपी भी फ्लॉप होने के कगार पे ही होगी, क्योंकि जितना हमारी कॉपी हमारी टारगेट ऑडियंस के पर्सनल जोन के आसपास रिवॉल्व करेगी, उतना ही हमारी कॉपी ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल और प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी। बिकॉज नो वन केयर्स अबाउट अवर कॉपी बट दे कैन ओनली केयर अबाउट देयर पर्सनल बेनिफिट्स। और हमारा एक्ट 2 इन्हीं टेक्निक्स के ऊपर फोकस्ड है। इस एडवांस टेक्निक के अंदर एक्चुअली दो सेगमेंट्स आते हैं, NLP और दूसरा है न्यूरो मार्केटिंग। मैं शुरू में जब इस सेगमेंट के अंदर घुसा था ना, तब मेरे लिए ये बहुत ही नए वर्ड थे। क्या है NLP, न्यूरो मार्केटिंग, मेरे को समझ नहीं आती थी। पर जब मेरे को ये चीज समझ आई ना कि ये चीज कितनी डेप्थ में हिट करती है। न्यूरो मार्केटिंग में कंसीडर होती है कलर साइकोलॉजी और साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग। साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग लाइक साइकोलॉजिकली उसको कितने रीजन दिए जाए, जो हमने टारगेटिंग, ऑडियंस टारगेटिंग में सेकंड पार्ट में सीख ही लिया है ऑलमोस्ट। पर जो NLP है दैट इज हार्ड हिटिंग। NLP का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आसान शब्दों में कहे तो दिमाग की भाषा, कैसे किसी डेटा को प्रोसेस करके उस पर एक्शन कैसे लेता है दिमाग, वो चीज समझना होता है, वो NLP में आता है। लेकिन स्टोरी टेलिंग एक ऐसी टेक्निक है, मैं जब इसके बारे में और थोड़ा रिसर्च कर रहा था स्टोरी टेलिंग कैसे NLP में यूज की जाती है, तब मेरे को पता लगा जिस बिजनेस में और प्रोसेस में स्टोरी टेलिंग का यूज किया जाता है वहां पे कन्वर्जन रेट मोर देन 30% इंक्रीज हो गए थे। लाइक कितना इंपैक्टिंग हो सकता है ये NLP। सेकेंडरी के पावर वर्ड्स। पावर वर्ड सिंपली एग्जांपल हो सकता है गुड, उसका पावर वर्ड हो सकता है एक्सीलेंट। अब जो गुड वर्ड है उसके ऊपर लोग ज्यादा फैमिलियर हैं, इस करके ये चीज बहुत हैवी नहीं लगती, इसीलिए एक्सीलेंट वर्ड जो है वो ज्यादा ग्रेविटी होल्ड करता है। तो हम कह सकते हैं एक्सीलेंट गुड वर्ड का एक पावर वर्ड है। लेकिन इसका एंड गोल पर्पस यही होता है कि हम कैसे साइकोलॉजिकली ज्यादा से ज्यादा रीजन दे सकते हैं ताकि वो ज्यादा एक्शन ले सके हमारा रीडर। और इसमें स्टोरी टेलिंग का बहुत तगड़ा रोल है। हम पोजीशन कर सकते हैं अपने आप को, कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी पोजीशनिंग अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट, और उसके वेरिएशन भी कर सकते हैं जिससे हम A/B टेस्ट कर सकते हैं हमारी कॉपी को। जितनी भी थियरी सीखी गई, अब टाइम था उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का। राइटिंग में फर्स्ट ड्राफ्ट, और राइटिंग का जो तरीका इस एक्ट में बताया गया दैट अलाउड माय कॉपी फ्रॉम अ बिगिनर टू गो टू इंटरमीडिएट लेवल विद वन सिंगल एग्जीक्यूशन। कॉपी राइटिंग में एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर मैंने अभी 3 ही सीखने को डिसाइड किया है। उसका भी एक रीजन है, पर उसमें है पहले सोशल मीडिया कॉपी, एड कॉपी और सेल्स कॉपी। पर जो सोशल मीडिया कॉपी है उसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है, प्लेटफॉर्म्स। हर एक सिंगल प्लेटफॉर्म अपनी एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस को लेके बैठा है विद डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर, और हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट है। क्रेजी बात ये नहीं है कि इसके इतने सारे टाइप्स हैं, अपने को ये चीज इंश्योर करनी पड़ती है कि हर एक सिंगल कॉपी उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ही क्रिएट की जाए। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंस्टाग्राम के लिए कॉपी क्रिएट किया, अगर मैं उसको फेसबुक पे या ट्विटर या लिंक्डइन पे डाल दूं तो वो वैसा रिजल्ट कभी भी अचीव कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो डिजाइन ही इंस्टाग्राम की ऑडियंस के लिए की गई है। एड और सेल्स कॉपी में भी अपने अपने स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उसमें इतना वेरिएशन नहीं है जितना सोशल मीडिया कॉपी के अंदर है। अब इस स्टाइल को एक स्टेप और ऊपर उठाया जाता है विद ऑडियंस टारगेटिंग। टारगेट की हुई ऑडियंस की खुद की पोजीशन क्या है, कौन सी वो परचेजिंग पावर रखते हैं, क्या वो चीज अचीव करना चाहते हैं, क्या उनके गोल्स है, डिजायर्स हैं, मोटिवेशन क्या है, क्या चीजें हैं जो उनके एक्शंस को डिराइव करती है। ये ऑडियंस टारगेटिंग से ही अपने को पता लगता है। ऑडियंस टारगेटिंग को और ज्यादा हेल्प करता है साइकोलॉजिकल बायसेस। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो वीकनेस होती है जो ऑडियंस की, वो चीज सबसे ज्यादा हेल्प करती है हमको ऑडियंस को रिटारगेटिंग करने के लिए। इसमें NLP जैसी टेक्निक्स का यूज किया जाता है जिससे ऑडियंस के दिमाग में और ज्यादा अच्छे से घुसा जा सके। अब ये 3 पार्ट्स डेटा ओरिएंटेड ज्यादा, इससे अपने को डेटा तो मिल गया, अब हमें इस चीज को फ्रेमवर्क में उतारना पड़ेगा। फ्रेमवर्क एक्चुअली काम करता है कि हमारी सारे डेटा जो है वो एक सेक्शंस में रहे ताकि आसान हो रीडर के लिए और अच्छे से समझना वो चीज। ये अपनी कॉपी में जितना भी कंटेंट है उसको डाइजेस्टेबल बनाता है एक ऑडियंस के लिए। अब इस फाउंडेशनल फ्रेमवर्क को एक स्टेप और पुश किया जाता है विद टेक्निक्स, पास, एडा, 4 Ps, स्टोरी टेलिंग, ये सब तो है ही, पर एक चीज और मैंने एड अप की है। मैंने इसको और ज्यादा आसान करने के लिए इसको 6 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हर एक स्टेज हमारी कॉपी को एक लेवल और एडवांस करता जाता है, और हर एक स्टेज का अपना अपना एक मतलब है, अपना एक रीजन है वहां पे होने का। और जब हमारी फाइनल कॉपी रेडी हो जाए तब हमको एक चेकलिस्ट के थ्रू उसको गुजारना होता है, जिसमें ग्रामर, रीडेबिलिटी और ये सब चीजें चेकलिस्ट होती हैं। इन शॉर्ट ये चेकलिस्ट वाला पॉइंट जो है हमारी कॉपी को एरर फ्री कर देता है ताकि ऑडियंस के लिए बहुत आसान रहे। बेसिक मिस्टेक्स तो कम से कम ही खत्म ही कर देता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे चांसेस होते हैं कि हमारी कॉपी डाउन जा सकती है। उसको इंश्योर किया जाता है मल्टीपल कॉपीज को टेस्ट करके, जिसे कहा जाता है A/B टेस्टिंग। इसमें एक ही फाइनल कॉपी के मल्टीपल वेरिएशन बनाए जाते हैं ताकि वो एक ही ऑडियंस को मल्टीपल बार दिखाई जा सके, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो ऑडियंस हमने टारगेट की है उसको कौन सी कॉपी सबसे ज्यादा पसंद आ रही है और कौन सी कॉपी सबसे ज्यादा कन्वर्जन ला रही है। अब जो भी हमको पता लगा कि ये वाली कॉपी सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है, उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है ताकि कल को हमको अगर और ज्यादा कॉपीज बनानी पड़े और उसको रन कराना पड़े तो हमको फिर से 0
से स्टार्ट ना करना पड़े। अब हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां हमने पिछली कॉपी को छोड़ा था। इसे कहा जाता है फीडबैक लूप। एज ए बिगिनर हैविंग नो वन टू टीच मी अबाउट कॉपीराइटिंग, मैंने फिर भी ये सिस्टम बनाए कैसे? टू बी ऑनेस्ट, मैंने वो हर सेम चीज झेली है जो एज ए बिगिनर कोई भी उसे फेस करता। फ्रॉम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड टू स्कैमी कोर्सेज, देन मेकिंग अ वर्किंग सिस्टम दैट इज आल्सो वेरीफाइड बाय माय एनिमी एआई। लेट मी ओपन दिस फाइल्स बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि ये सब की शुरुआत हुई थी एक मिसकंसेप्शन अबाउट कॉपीराइटिंग। देयर वाज अ पॉइंट जब बहुत सारी कॉपीराइटिंग की वीडियो मेरे फीड में रिकमेंड होने लगी थी और मैं इस चीज से थोड़ा सा उब गया था, क्योंकि मेरे को कॉपीराइटिंग बड़ी बोरिंग सी लगती थी। क्योंकि नाम से मेरे को लगता था कि कॉपीराइटिंग में राइटिंग तो होती होगी, जर्नली तो होता होगा, तो मेरे को काफी बोरिंग सा लगता था। तो मैंने कभी इसके बारे में कोशिश नहीं की जानने के लिए कि ये है क्या एक्चुअली। लेकिन कॉपीराइटिंग के बारे में मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, वहां पे ये बताया गया था कि कॉपीराइटर्स कहां बिजनेस में किस किस हद तक बैठे हुए हैं। हम ऐड देखते हैं, सोशल मीडिया के पेजेस देखते हैं, उसके बाद हम सेल्स पेजेस देखते हैं, सब कहीं ना कहीं कॉपीराइटर्स के थ्रू ही लिखवाए जाते हैं। और ये सब जान के कि कॉपीराइटर्स एक्चुअली कहां किस किस पोजीशन पर बैठे हैं, आई थॉट कि इसके अंदर पोटेंशियल तो है, पर ये चीज उस तरह से बताई नहीं जा रही कभी कि ये है क्या। फिर वहां से मैंने पहली बार डिसाइड किया था कि मैं चलो इसके बारे में कॉपीराइटिंग के बारे में सीखता हूं। फिर जैसे ही मैंने कॉपीराइटिंग सीखनी चालू की, मेरे को एक प्रॉब्लम मिली, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एक नहीं, दो नहीं, जहां भी सर्च करोगे 1500 रिसोर्सेज पड़े हैं कि कहां से ये हो जाए, कहां से वो हो जाए, कॉपीराइटिंग ये होती है, हमारे यहाँ से देख लो, हमारे वहां से कर लो। क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि रिलायबिलिटी कहीं भी नहीं होती, रिलायबिलिटी जीरो के आसपास हो जाती है। और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स का भी ना एक अलग सा चक्कर है। अगर कहीं भी कोई भी सर्च करते रहोगे ना एक ही चीज बार बार, तो वैसी वीडियोस और देने लग जाएगा और वैसी प्रोडक्ट भी प्रमोट करने लग जाएगा। तो मैंने जब कॉपीराइटिंग के बारे में थोड़ा सीखने चालू किया था, तो बहुत बार मैंने सीख लिया था। तो उसके बाद मेरे को कॉपीराइटिंग के कोर्सेज वगैरह के ऐड बहुत ज्यादा आने लग गए थे। और उस ऐड में क्लेम किया जाता था कि हमारा कोर्स ले लो तो हम कॉपीराइटिंग इतने दिन में सिखा देंगे, इतने महीने में सिखा देंगे, तुम्हारा ये करवा देंगे, तुम्हारी प्लेसमेंट लगवा देंगे। और कोर्सेज किस हद तक स्कैम्स करते हैं वो हमको पता ही है। तो उस चीज पे भी रिलायबिलिटी जीरो ही थी। और एट द एंड मैंने छोड़ ही दिया था कि मैं कॉपीराइटिंग सीखूंगा ही नहीं। पर ये चीज मेरे दिमाग में बार बार तभी भी आ रही थी कि कॉपीराइटर एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं और उनकी तगड़ी पोजीशनिंग है, गुड पेमेंट। तो उसके लिए बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से समझता हूँ कि ये चीज है क्या। तब मैंने जो टॉप रिसोर्सेज थे जो थोड़े बहुत रिलायबल थे वो चीज कलेक्ट करनी चालू की और उसको एआई का यूज करके रिफाइन करने लग गया था। मैं मल्टीपल एआई प्लेटफॉर्म्स पे जाके उस मल्टीपल रिसोर्सेज को रिफाइन करता था। वहां से मैंने मैचिंग करने लग गया कि कौन कौन सी चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। वहां से मेरे को 3 चीजें नोटिस हुई थी, एक ऑडियंस टारगेटिंग, दूसरा साइकोलॉजी और तीसरा फ्रेमवर्क। अब यहाँ तक मेरे को एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि कुछ हो ना हो तो कॉपीराइटिंग में ये 3 चीजें तो एग्जिस्ट करती ही हैं। वहां से मेरे को एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि जो मैंने सिस्टम यूज किया है वो काम तो जरूर कर रहा है। तब मैंने और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उसको ज्यादा रिफाइन करने लग गया। तो वहां से मैंने और ज्यादा मैचिंग करते करते और ज्यादा मेरे को पॉइंट्स मिलते गए। साथ ही मैंने काउंटर क्वेश्चनिंग बार बार करते हुए इस चीज को फ्लो में क्रिएट कर दिया और इसको रीअरेंज करके और अच्छे से जैसे काम कर रहा है वो चीज पता लगी। उसको बाद में मैंने चेक भी किया था एआई से कि मेरा स्ट्रक्चर एक्चुअली जो ये मैंने बनाया है वो काम भी करता है कि नहीं, कि ये सही है, कुछ मिसिंग तो नहीं है या फिर कोई चीज मिस तो नहीं हो गई है। तो आंसर था कि या इट्स प्रीटी गुड। इस तरह से नए तरीके से इस चीजों को सीखा है। जो चीजें मैंने अब तक प्रैक्टिकल करके सीखी है वो अब तक सीखी गई सारी नॉलेज और स्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा एडवांस है। फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कि क्यों मेरी कॉपी फेल हुई टू मेकिंग एआई एक्सेप्ट इट्स बैड सजेशंस, ये सब इसी एक्ट 5 में है। मैंने एआई से शुरू में एक प्रोजेक्ट उठाया था जो काफी ऐसा ही गया था, उसका कुछ पता ही नहीं लगा क्या है रिजल्ट उसका। लेकिन उससे भी पहले मेरे को एआई ने एक स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के लिए प्रोजेक्ट दिया था, उसमें मेरे को मिले थे अराउंड 6 and 6.5 आउट ऑफ 10। फिर जब मैंने ये फिटनेस ट्रैकर वाला प्रोजेक्ट में थोड़ा स्ट्रक्चर्स वगैरह टेक्निक्स वगैरह ऐड करी तो ये थोड़ा रिफाइन हो गया और इसके ऊपर मेरे को मिले थे अराउंड 7 आउट ऑफ 10, स्टिल एवरेज। फिर इसके ऊपर मैंने एक टेक्निक लगा दी थी एडा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तब प्रैक्टिकली इसको लिखा कैसे जाता है उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए इसकी बढ़ गई थी। और उसमें से मैंने सीखा था कि कॉपी में डेप्थ होना बहुत जरूरी है। और जो कॉपीज मैंने लर्निंग के पहले बनाई थी वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी होती थी, काफी रुखी सी। पर अब मेरे को पता लगा कि कॉपी में डेप्थ होना काफी जरूरी है। अब जो अपना फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है उसमें होता है हुक, इंट्रो, बॉडी, फिर कंक्लूजन, फिर उसका सीटीए। मैंने इसका क्या किया, 5x5 का एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। मैंने 5 हुक लिख दिए, 5 इंट्रो लिख दिए, 5 कंक्लूजन लिख दिए, 5 बॉडी लिख दी और 5 सीटीए लिख दिए। इससे होता क्या है, मेरे पास बहुत सारी वेरिएशंस हो गए। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब हम पहली बार कोई चीज लिखते हैं तो उसके अंदर काफी सारी मिस्टेक होती है और वो काफी बेसिक सा होता है। जब उसको हम दूसरी बार लिखते हैं तो उसके अंदर काफी चीज हम ऐड करते हैं, वो और एडवांस होता है। अब मैंने क्या किया, 5 लिख दिए। ऑब्वियसली जो 5वां वाला पॉइंट होगा वो पहले से काफी अच्छा होगा, काफी सुधरा हुआ होगा। अब ये स्ट्रक्चर अलाउ कर रहा था मेरे को कि मैं काफी ज्यादा वेरिएशन कर सकता हूँ और बाद में इसमें से चूज कर सकता हूँ कौन सा सबसे बढ़िया वाला है। लेकिन इसमें भी एंड में एक गेम हो गया। जब मैं चूज कर रहा था अपना बेस्ट वाला, उसमें क्या होता था, 3 वेरिएशन तो कैंसिल हो जाया करते थे लेकिन 2 में अटक जाया करता था काफी बार। मैं दिखाता हूँ ये वाला, जैसे ये वाला लाइक दिस, यहाँ पे चौथे और 5वें में मैं बार बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाया करता था कि ये वाले में से कौन सा चूज करूँ। तो मैंने पहले एक गलती करी थी कि इन दोनों में से मैं एक कैंसिल करके एक यूज करता था। लेकिन मैंने एक नोटिस की कि अगर मैं दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ तो इसमें से दोनों में ही कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से मैं इनमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। देन आई डिसाइडेड कि इन दोनों वेरिएशंस को मैं कंबाइन करके एक नया वेरिएशन करूंगा जिसमें मैं दोनों का ही इस्तेमाल कर सकूं। तो एक्चुअली ये वो वाले स्टेजेस है जो मैंने पहले बताए थे, वही है 6 स्टेजेस जो अपने बताए थे कि जो हर स्टेज के बाद रिफाइन होती जाएगी कॉपी। तो जो अभी तक अपन ने किया है ना ये सारी चीजें, ये है अभी रॉ स्टेज पे, स्टेज नंबर 1। और विद एवरी सिंगल स्टेज हमारी कॉपी और रिफाइन होती जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे अभी एक कैच ये है ना कि जो अपना ये सोशल मीडिया के लिए जो कॉपी है इसके अंदर मल्टीपल वेरिएशन है। इंस्टाग्राम के लिए अलग है, फेसबुक के लिए अलग है, ट्विटर और ये सब चीजों के लिए हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। मैंने भाई कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 4 से 5 लाइनें लिखना ही इतना ज्यादा हार्ड
हार्ड और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। देयर इज अ क्विक नोट, काफी ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जो मैं एकाएक इसके साथ ही अप्लाई करता जा रहा हूं, जो मैंने डायरेक्टली कभी नहीं बताया। उसमें से एक है टी स्ट्रक्चर अप्रोच। इमेजिन द अल्फाबेट टी, उसका जो इनिशियल पॉइंट है वहां पे हम खड़े हैं, जो एग्जिट पॉइंट है, जो सामने वाला टीप का एग्जिट पॉइंट है, वहां पे सरफेस ऑडियंस है जो हमारी एक्चुअल रीडर है, और जो बॉटम पॉइंट है वो है हमारा डेप्थ ऑफ द कॉपी। अपने को इनिशियल पॉइंट से डेप्थ तक जाना है, और डेप्थ वाली नॉलेज जो भी है ऑडियंस की, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे अपने को कॉपी क्रिएट करनी है। मतलब हमें हमारी कॉपी को डेप्थ में क्रिएट करना है जो केटर करेगी सरफेस लेवल की ऑडियंस को। और साथ ही अगर हम अपनी कॉपी को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, हुक, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। लेकिन पहला अगर मैं हेडलाइन का यूज करके लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूं, और दूसरा अगर वो फर्स्ट हाफ तक ही नहीं पढ़ रहे हैं कॉपी को, तो वो दूसरे हाफ तक पहुंचेंगे नहीं, जो हमारा अल्टीमेट गोल है। अब अट्रैक्ट करने के लिए और फर्स्ट हाफ पूरा पढ़वाने के लिए इसकी काफी सारी टेक्निक्स है। मैं उसको पर्सनली एनएलपी वगैरह यूज कर रहा हूं। अब जो अपनी रॉ कॉपी है वो सेकंड स्टेज अपनी पर्सनलाइजेशन पे चली जाती है। पर्सनलाइजेशन में क्या चीज आता है, एक बंदे की क्या चीज है जो पर्सनल सुपर पर्सनल होती है, उसका नाम, उसका जॉब, उसका इंटरेस्ट, उसकी कोई भी बायसेस, वहीं पे अपने को यूज करना है। ये सारी चीजें एनएलपी में ही आती हैं। नाम का यूज मैंने किया, यहाँ पे प्रोफेशन का यूज करके किया है, और यहाँ पे हेल्थ वगैरह का यूज करके मैंने कोशिश की है कि उसके ज्यादा नजदीकी जाया जा सके। फिर यही कॉपी आ जाती है अपनी थर्ड स्टेज स्पेशल वर्ड एलिवेशन पे। इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने को वर्ड जो है उसको थोड़ा स्पेशल करना है। एनएलपी का यूज करके करेंगे, जो अपना है पावर वर्ड्स। अगर जो नॉर्मल से वर्ड है उसको अपने को बस थोड़ा सा ये करना है कि थोड़ा और कंपेलिंग सा लगने लग जाए वो। फिर ये चीज चली जाएगी अपनी फोर्थ स्टेज पे, जहाँ पे अपने को सिर्फ ये करना है कि एलिवेट करना है, रीअरेंज करते हुए। जैसे कि नॉर्मल सी चीज लोग सोचते हैं कि हम हमारी जो गोल्ड वाली चीज है उसको बाद में देंगे, जो कोर वैल्यूज है उस लाइन की अगर मैं उसको आगे कर दूं, जितना आगे लाया जा सकता है, फर्स्ट हाफ में लाया जा सकता है, वो एक्चुअली रीडर को डोपामिन हिट देता रहेगा कि या दिस इज समथिंग जो रीड करना चाहिए, जहाँ पे हम कुछ ऐसी तरह से लिख सके कि वो चीज मेमोराइज्ड हो जाए अगले के रीडर के। फिर ये कॉपी ट्रांसफर कर दी जाती है फिफ्थ स्टेज में, जहाँ पे इमोशंस ऐड करते हैं। मे भी हो सकता है कोई प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कि कोई स्पेसिफिक इमोशन उसमें बहुत अच्छे से अलाइन कर रहा है, या फिर वो चीज और एनहेंस कर रहा है, तो उसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर देना एक्चुअली बढ़िया चांस रहेगा, उससे और डेप्थ क्रिएट होगी उसमें। और अब जाती है अपनी कॉपी लास्ट स्टेज सिक्स्थ के अंदर, जहाँ पे इसकी फ्लो वगैरह चेक किए जाते हैं ताकि ये अच्छे से फ्लो हो रहा है कंबाइनली कि नहीं। तो अपने को इस स्टेज में ये इंश्योर करना है कि वो जो सारी चीजें हमने की थी वो कंबाइनली एक अच्छे से फ्लो कर रही है स्मूथ वे में। अभी मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ मेरे साथ एक्चुअली हुई क्या चीज है। मेरे पास जो भी फाइनल रिफाइंड कॉपी थी उसको मैं सोशल मीडिया कॉपी के इंस्टाग्राम वाले पार्ट में कन्वर्ट कर रहा था। अभी मैं उसकी हेडलाइन लिख रहा था। जब मैंने हेडलाइन लिख के पूरा हुआ तो मैंने उसको फीडबैक के लिए चैट जीपीटी को दिया। अब मैंने उससे सिंपली रेटिंग पूछी कि ये कैसी हेडलाइन है, क्या चीज है इसके अंदर कमियां, और क्या चीज सजेशन और अच्छी दी जा सकती है। पर मैंने ये जो लिखी थी तो इसमें मैंने स्टोरी टेलिंग का यूज किया था एज ए कैरेक्टर अनुज, जो फिटनेस ट्रैकर हमारा यूज कर रहा था। वो 3 महीने में उसने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन की थी, तो उसके हिसाब से मैंने एक हेडलाइन लिखी थी। क्योंकि वो कैरेक्टर जो अनुज है वो जॉब कर रहा था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये कोशिश की कि अगर वो मैं जॉब प्रोफेशनल लिखता हूँ तो वो जो भी जने जॉब कर रहे हैं तो उससे एसोसिएट कर पाएंगे, वो उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो टैम है टोटल एड्रेसेबल मार्केट वो ज्यादा बढ़ जाएगा। पर चैट जीपीटी ने मेरे को कंप्लीटली ऑपोजिट सजेशन दिया है। इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं जॉब प्रोफेशनल इस वर्ड की जगह कोई स्पेसिफिक वर्ड लिखूं, जैसे कोई टीचर या फिर कोई चीज, तो वो बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इस वर्ड में स्पेसिफाई करने लग जाऊं तो हमारा टाइम एक्चुअली खत्म होता जाएगा। मतलब अगर मैं जॉब प्रोफेशनल लिख रहा हूं तो जो भी जने जॉब करते हैं वो उससे कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं वही अगर टीचर लिख रहा हूं तो जो सिर्फ टीचिंग कर रहे हैं वो जने उससे रिलेट कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली जो मेरा टाइम है टोटल एड्रेसेबल मार्केट वो छोटी हो गई। जैसे मैंने ये सारी चीजें चैट जीपीटी को बताई, देन चैट जीपीटी सेज के उसका जो सजेशन मेरे को दिया हुआ था वो गलत था। अब ये चीज एक बार नहीं हुई है। अगर एक बार हुई तो मैं कह सकता था कि यार मेरा इनपुट कोई मिस्टेक हो गई है या फिर कुछ चीज मैंने छोड़ दी है, इस करके ये ऐसे सजेशन दे रहा है। पर जब भी मैंने पर्सपेक्टिव्स या फिर कोई पर्सनैलिटी बेस पे इस पे क्वेश्चन किए हैं या फिर ऐसे सजेशन मांगे हैं, तब सेम मेरे को ऐसे ही रिप्लाईज मिले। तो मैंने एक चीज समझ आई कि एआई डेटा ओरिएंटेड ज्यादा है। जब भी हम इसको पर्सपेक्टिव और पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो ये चीज अपना हाथ छोड़ देता है। वी कैन से दैट एआई लैक्स इन पर्सनैलिटी टू। ये डायरेक्टली तो नहीं मान सकते, पर इनडायरेक्टली ये सिग्नल जरूर दे रहा है कि एआई की भी एक लिमिटेशन है और वहां पे ये हाथ छोड़ देता है अपने, और उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे हमें अपना कंट्रोल उठाना चालू करना है। मतलब ये चीज ऑब्वियस भी बहुत है। एआई भले ही आज के सारे डेटा को रिफाइन करने में बहुत तेज है, लेकिन आज भी हमारे पास जितना डेटा है ह्यूमन कनेक्टिविटी का वो तो नहीं हो सकता, और वहीं पे हमारा अपर हैंड चालू हो जाता है। इसके अंदर सबसे हार्ड वाला पार्ट है ये रॉ स्टेज बनाना, क्योंकि इसके अंदर टारगेटिंग, टेक्निक, स्टोरी टेलिंग, एनएलपी, फाउंडेशनल फ्रेमवर्क, हर चीज का ध्यान रखते हुए मेरे को ये चीज बनानी पड़ रही है, और इसके अंदर एक्चुअली सारी चीजें इन्वॉल्व है। और इसके बाद वाले जो सारे स्टेजेस है ना, जो पर्सनलाइजेशन है, स्पेशल वर्डिंग, आगे के सारे एलिवेशन, ये खुद ब खुद और ज्यादा इंजॉयबल बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ हुआ है, पड़ा हुआ है। अब इन सेगमेंट्स में कोई ये नहीं लगता कि ये हार्ड है, इन सेगमेंट्स में और ज्यादा एंजॉयबल फील होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे आते आते ये क्रिएटिव हो जाती है। सारा जो हार्ड टास्क है ये अपना यहीं पे हो चुका। ये छठा फाइनल स्टेज है, और यहाँ पे आते आते अपनी कॉपी सॉलिड हो चुकी है। जो भी चीज होनी थी, क्लैरिटी वगैरह, वो चीज अपने देख ली है। अब इसके बाद मैंने इसको चेकलिस्ट वगैरह करके रखा है। अब चेकलिस्ट करने के बाद मैंने इसको इंस्टाग्राम के लिए भी क्रिएट कर लिया, ये वाली सारी कॉपी, फेसबुक के लिए भी कन्वर्ट कर लिया, ट्विटर के लिए भी क्रिएट कर लिया है, लिंक्डइन के लिए भी सारा कुछ हो चुका है। इसको मैंने एड कॉपी में भी मॉडिफाई कर लिया और सेल्स कॉपी में भी कर लिया। टू बी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया कॉपी के अकॉर्डिंगली एड कॉपी और सेल्स कॉपी में उस चीज को सॉलिड कॉपी को कन्वर्ट करना काफी कंपैरेटिवली इजी था। सोशल मीडिया कॉपी का अलग पर्पस होता है, अलग स्ट्रक्चर होता है और अलग डिलीवरी का पैटर्न होता है। वहीं एड कॉपी का अलग होता है और सेल्स कॉपी का और जो बाकी कॉपी स्टाइल्स है उनका अलग होता है। बस मेन डिफरेंस यही है, बाकी चीज तो मेन सॉलिड को आप कहीं से भी कन्वर्ट किसी में भी कर सकते हैं। अब ये जो चीजें मैंने पहली बार करी है, इसमें काफी सारी फ्लॉज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो अभी भी और सुधारे जा सकते हैं और रिफाइन करे जा सकते हैं। बट इन जस्ट 20 आवर्स, जिसमें 6 घंटे मैंने लगाए हैं सीखने में, 2 घंटे सिस्टम बनाने में और 9 घंटे
के लिए सीधा मैंने प्रैक्टिस करी थी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितनी चीजें मैंने लर्निंग से सीखी है उससे कहीं गुना ज्यादा मैंने प्रैक्टिस के दौरान सीखी थी। ये जो कॉपी में डेप्थ होनी चाहिए, जो मैंने फ्रेमवर्क को 5x5 वेरिएशन में कन्वर्ट कर दिया था, और ये जो 6 स्टेजेस बनाए थे जिसके थ्रू अपनी कॉपी रॉ से लेके फाइनल स्टेज पे पहुंची है, ये सब मैंने प्रैक्टिस के दौरान ऐड किया। उसमें जितनी चीजें मैंने थ्योरेटिकल सीखी है उससे कहीं गुना ज्यादा और इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट चीजें मैंने प्रैक्टिस के दौरान सीखी है। रिजल्टिंग इन मेरी जो बेस कॉपी थी सोशल मीडिया कॉपी, उसके अंदर मेरे को मिले थे 7.5 आउट ऑफ 10। फिर जब मैंने उसको इंस्टाग्राम में कन्वर्ट किया था तो मेरे को मिले थे 8.5 आउट ऑफ 10। फेसबुक के लिए 8, ट्विटर के लिए फिर से 8.4 और 5 के आसपास ही था, एंड लिंक्डइन के लिए अराउंड 8.9 to 9। फिर जब मैंने वही सॉलिड कॉपी को ऐड और सेल्स में किया था, ऐड के लिए मेरे को मिले थे 8.5 और सेल्स के लिए 8.4 आउट ऑफ 10। मेरे को पता है ये चीजें और कहीं अलग ही लेवल तक रिफाइन करी जा सकती है, और ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है कि इतने घंटे मैंने अगर यहाँ तक कर लिया तो भाई अगर मैंने और ज्यादा लगा दे तो और भी अच्छा परफॉर्म कर ही लूंगा। और ये सारे सिस्टम्स, ये फ्रेमवर्क, ये लर्निंग फ्लो, राइटिंग फ्लो, यहाँ तक कि हर एक चीज विदाउट गेट कीपिंग मैंने एक पीडीएफ में बना के डाल दी है, जिससे लाइफ टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी स्कैमी कोर्सेज, क्योंकि कॉपी राइटिंग ज्यादा साइकोलॉजी, ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसे हर कोई अपने अपने तरीकों से सॉल्व करता है। यू कैन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर स्किल एक्विजिशन कंटेंट। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां से पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। सब्सक्राइब एंड थैंक मी लेटर।